हम एक गृहिणी को लेते हैं, मान लीजिए प्रश्न पूछती है, मैं चाची हूँ या मैं माँ हूँ या मैं मौसी हूँ या मैं नानी हूँ या मैं सिर्फ किसी की पत्नी हूँ, इन सब में मैं कौन हूँ? और जैसे ही वो जानने की कोशिश करेंगे मैं हूँ कौन, कैसे जानूं कि मैं हूँ कौन, वही ज्ञान मीमांसा है। आचार्य उदयन तो न्याय के नशे में रहते थे। तो चुनौती देते हैं भगवान को और कहते हैं, हे भगवान, तुम जो इतने मदमस्त हो, तुम्हें नहीं पता कि जब बौद्ध कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस धरती पे नहीं है, मैं उदयनाचार्य अपने तर्कों से तुम्हारी सत्ता को इस धरती पे स्थापित करता हूँ, तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे। बहुत ढेर सारे हमें सन्यासी दिखते हैं जो वेदांत से हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई योगी नहीं दिखता है जो बोले मैं न्याय का योगी हूँ। जब वेदांतियों को भी न्याय की किसी बात का खंडन करना होता है तो न्याय के ही तर्क का वो सहारा लेते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और हम जैसे न्यायिक फिर प्रश्न करते हैं शंकर से। न्याय दर्शन कहीं काम आ सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है मैं बता पाऊँ वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। पूरी वेस्टर्न मीडिया जान गई कि भारत में एक पार्टी बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। Hundreds of people have turned out to the streets of Delhi today in support of the Cockroach Junta Party or CJP. अब ये सही है कि गलत? अब युवा कह रहे हैं कि हमें अधिकार है आलोचना करने का। तो फिर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? महर्षि गौतम तो कहते हैं जो भी तुम्हारे तर्क से सत्य नहीं है उन सब की आलोचना करनी चाहिए, उन सब पे रिफ्लेक्शन, उन सब पे क्रिटिकल करना चाहिए। कैसे दो मनुष्य शास्त्रार्थ करता है और तीसरा नहीं होता है और वही दो तय कर लेता है कि तुम सही ज्ञान तक पहुंचे कि मैं। हम जैसे लोग इसलिए नहीं देखते हैं टीवी पे डिबेट। न्याय दर्शन के पढ़ने के बाद लगता है ये सब बात कहाँ कर रहे हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। तो मुझे ये निर्णय लेना है कि करियर ए चुनूं कि करियर बी। ए के साथ दोस्ती निभाओ या बी। मुझे दिल्ली में करियर बनाना चाहिए या मुंबई जाके बनाना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? तो उसको कहा गया है पंचपाद सिद्धांत। अरविंद जी नमस्ते। 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 आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने व्यस्त जीवन से हमको समय दिया है। हमारी दर्शनों के प्रति एक हमारा प्रेम है और आप जिस तरह से पिछले विगत वर्षों में दर्शनों को विशेषकर न्याय दर्शन में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, हमारी समझ लीजिए सौभाग्य है कि आज न्याय दर्शन को हम जन सामान्य के बीच में ले जा पाएंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि हम उसको आसान भी बना पाएंगे, क्योंकि दर्शन पर हमने हाइपर क्वेस्ट पर बहुत पॉडकास्ट किए हैं। ज़्यादातर विषय वेदांत के अराउंड रहता है, या तो द्वैत है, अद्वैत है। योग के विषय में भी लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो षट दर्शन की हमारी परंपरा है उसमें मुझे ऐसा लगता है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इसकी चर्चा कहीं ना कहीं जन सामान्य के बीच कम है। एकेडमिया में तो होगी, लेकिन ऐसे कोई इवेंट्स भी बहुत बड़े बड़े मुझे होते नहीं दिखते हैं, आप बताइएगा। तो मैं चाहता था कि न्याय पर एक अच्छा पॉडकास्ट, एक अच्छा जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस भी करा पाएँ और जन सामान्य समझ पाए कि न्याय दर्शन क्यों आवश्यक है जीवन के लिए। क्योंकि न्याय शब्द से हम सभी परिचित हैं, अभी हम टीम में भी जाकर सबसे पूछेंगे तो न्याय को लेकर सब बताएंगे जस्टिस, या फिर न्याय मिलना चाहिए, ईश्वर न्यायकारी है। तो न्याय की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी जस्टिस तक सीमित है। तो क्या हमारा जो दर्शन है न्याय दर्शन, वो जस्टिस कैसे देना चाहिए इस पर आधारित है, या न्याय दर्शन उससे ऊपर की चीज़ है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम न्याय को समझने का प्रयास करेंगे, फिर वो परंपरा क्या है और कैसे हमारे जीवन को उन्नत कर सकती है। तो मेरा सौभाग्य है, आप मैथमेटिशियन भी हैं तो, और उसके बाद मुझे भी मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। फिर आपने पूरी पीएचडी अपनी और विगत वर्ष न्याय दर्शन में ही दिए हैं। जगह जगह पर आप व्याख्यान करते हैं, न्याय को पहुंचाते हैं, समझाते हैं। तो आज इसी से प्रारंभ करेंगे कि न्याय दर्शन है क्या। सबसे पहले हाइपर क्वेस्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि हाइपर क्वेस्ट जिस क्वेस्ट पे है वो अपने आप में, कंक्वेस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहा भी गया है कि क्वेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी कॉन्क्वेस्ट। लोग जीवन में हमेशा समझते हैं कि हम
जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लें, उसके बाद क्या। क्वेस्ट कहता है कि नहीं, जो हासिल किया वहीं तक नहीं खत्म होना है, उसकी जर्नी और आगे है। तो सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा है इसको हम 3 चरणों में समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय का अर्थ क्या है, न्याय का विषय वस्तु क्या है और न्याय क्यों प्रासंगिक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि न्याय का अर्थ क्या है। देखिए, न्याय जो है वो नी धातु से बना है और नी का मतलब होता है टू लीड। टू लीड टू व्हाट? तो टू लीड टू कंक्लूजन, टू लीड टू अराइव एट राइट नॉलेज। तो पहला तो अर्थ ये है। एक आपने कहा कि लोग समझते हैं न्याय का अर्थ कानून के दृष्टिकोण से, कोर्ट और न्यायालय के दृष्टिकोण, वो भी सही ही है। अच्छा। वहाँ भी मतलब जस्ट ही है। जस्ट किसका? राइट जस्ट। और राइट जस्ट कब होगा? जब सही ज्ञान होगा। उदाहरण के तौर पे कि कोई हत्यारा है या नहीं है, इस पे जब वाद और विवाद होगा, साक्ष्य रखे जाएंगे, तो मकसद क्या है? जो हत्यारा है तो उसे सज़ा मिले और हत्यारा नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाए। यानी ये तभी होगा जब राइट नॉलेज होगा। तो पहला तो सामान्य अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि न्याय का अर्थ, हाँ जस्टिस है, लेकिन न्याय का अर्थ सही मायने में है सही ज्ञान, यानी सही समझ और सही कंक्लूजन। तो किसी ने सही कहा है कि न्याय निर्णय तक पहुंचना। कैसे हम निर्णय तक पहुंचेंगे? तो रीजन और आर्गुमेंट चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए तर्क हमें, इसलिए न्याय का अर्थ है सही तर्क, राइट रीजनिंग। न्याय का एक अर्थ और भी है कि आप जब सही कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, कि जैसा मैंने भी कहा कि 2 इसके टूल हैं, एक का नाम है रीजनिंग और दूसरा का नाम है आर्गुमेंट। तो आप देखेंगे भी कि न्याय शास्त्र में ये बड़ी प्रमुखता से दी गई है। एक बात और, थोड़ा सा हम दार्शनिक पक्ष इसमें लाते हैं। अगर हम दार्शनिक पक्ष लाएं तो दर्शन का मतलब बड़ा साफ है। एक कि उसमें मेटाफिजिक्स भी होनी चाहिए और एपिस्टेमोलॉजी भी होनी चाहिए, यानी तत्व ज्ञान भी हो और ज्ञान मीमांसा भी हो। अगर किसी भी दर्शन में, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी में भी, तो 3 आयाम होते हैं। पहले को कहते हैं मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी, दूसरे को कहते हैं कि क्या जानना है, और दूसरी बात कैसे जानना है यानी एपिस्टेमोलॉजी, और जानते हुए किस नैतिकता का पालन करना यानी एक्सियोलॉजी। तो अगर न्याय दर्शन को आप देखेंगे तो इसमें दोनों ही तत्व प्रमुखता से है। इसमें तत्व ज्ञान भी है और ज्ञान भी है यानी एपिस्टेमोलॉजी भी है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि इसकी जो ताकत है वो सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, इसकी मेथोडोलॉजी भी इसकी ताकत है। एक कहावत भी है कि जब वेदांतियों को भी न्याय के किसी बात का खंडन करना होता है तो न्याय के ही तर्क का वो सहारा लेते हैं, न्याय की ही मेथोडोलॉजी का वो सहारा लेते हैं, न्याय के ही वाद विवाद की जो श्रृंखला है उसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रू नॉलेज की बात अगर सठ दर्शन में किसी ने विस्तार से और गंभीरता से की है तो वो न्याय दर्शन ने किया है। इसलिए इसका नाम तर्क का नियम है या हेतु विद्या भी है। लोग कहते हैं कि साइंस कॉजलिटी पे विश्वास करता है। जब आप न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे साइंस ऑफ कॉजेस की पहली बार बात करने वाला और बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से बात करने वाला कोई और नहीं, महर्षि गौतम था। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, संस्कृत में एक कहावत है, नियते अनेन इति न्यायः। इसका अर्थ बड़ा साफ है कि दैट बाय विच वन इज लीड टू कंक्लूजन। मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, भले मैंने 3 महीने का समय लिया, क्यों मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा और कैसे पहुंचा, कहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब निर्णय आप लेते हैं और सुबह से लेकर शाम तक लेते हैं। लेकिन जब आप वही व्यक्ति जो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से ये निर्णय लेता है तो न्यायिक हो जाता है, और जो अव्यवस्थित रूप से लेता है तो कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं। न्याय कहते हैं कि जो भी करेंगे वो सही ही होगा, गलत का कोई स्थान नहीं। ठीक उसी तरीके से गणित में 2 ही चीज़ हैं, या तो सही या गलत। तो सामान्य स्तर पे ये आप कह सकते हैं कि वह न्याय वह है जिससे निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। अब कहेंगे कि अच्छा इस निष्कर्ष का जीवन में क्या उपयोग है, तो आप कह सकते हैं वह जो व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता हो, और सब कुछ सही मार्ग पे ही जीवन जाया जाता है, तभी जीवन को आप जी सकते हैं। अगर कुमार्ग को लेंगे तो पतन निश्चित है। न्याय आपको उन दुखों से, उन पतन से रोकता है।
तो अगर जैसे आपने कहा कि न्याय लोग जस्टिस समझते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन न्याय का अर्थ केवल जस्टिस नहीं है। राइट। भारत की ज्ञान परंपरा में राइट नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, तो राइट जजमेंट भी है। वो राइट जजमेंट देते हैं, हम राइट नॉलेज करते हैं। तो कहा राइट जजमेंट कैसे देंगे आप? जब तक राइट नॉलेज नहीं होगा तब तक राइट जजमेंट नहीं कर पाएंगे। और राइट नॉलेज कब होगा? जब आप राइट रीजनिंग और राइट आर्गुमेंट और राइट एविडेंसेस को साक्ष्य पे रखेंगे। तो न्याय का अर्थ एक और है जो विज्ञान के छात्रों को और गणित के छात्रों को ज़्यादा अपील करता है, वो है अन्वीक्षकी। अन्वीक्षकी का मतलब होता है द साइंस ऑफ इंक्वायरी। जैसे पाश्चात्य सभ्यता में भी या पाश्चात्य दर्शन में एक शिक्षा दर्शन के बड़े अच्छे हुए हैं जॉन डीवी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायरी? आप इंक्वायरी इतनी बातें करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायरी? तो उन्होंने कहा द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इज टू इंक्वायर मोर। और बहुत खुशी हुई कि आपने अपने चैनल का नाम हाइपर क्वेस्ट रखा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेस्ट? टू क्वेस्ट मोर, राइट? सो साइंस ऑफ करेक्ट नॉलेज, साइंस ऑफ राइट रीजनिंग, और ये सब तक पहुंचने के लिए जिस विधा का नाम है उसको कहते हैं साइंस ऑफ सिलोजिज्म भी कहा है। और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में तार्किक अनुमान की एक व्यवस्थित पद्धति अगर किसी ने दी तो महर्षि गौतम और न्याय दर्शन ने दी है। दुर्भाग्य से हम अपने ही परंपरा के उस ज्ञान को नहीं जानते। तो ये हुआ न्याय का सामान्य अर्थ। एक जो खास बात है जो मुझे आज लगता है कि कम से कम विधि के क्षेत्र में, यानी न्यायालय के क्षेत्र में, कोर्ट में जो लोग भी काम करते हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो या एक सामान्य लॉयर हो, उसे थियरी ऑफ डिबेट जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। एक कमाल की परंपरा रही है थियरी ऑफ डिबेट। कैसे दो मनुष्य शास्त्रार्थ करता है और तीसरा नहीं होता है, और वही दो तय कर लेता है कि तुम सही ज्ञान तक पहुंचे कि मैं। तो ये थियरी ऑफ डिबेट की एक परंपरा है। जैसे कभी भारत में युद्ध के लिए एक बिल्कुल नीति बनाए गए थे और नीति का पालन किया जाता था। आज हम पढ़ते हैं जब थियरी ऑफ रिसर्च में, तो हम शायद ही किसी विश्वविद्यालय में भारत के किस दार्शनिक ने, किस चिंतक ने शोध कैसे किया जाए इस पे बात की जाए। हम सब नाम लेते हैं कि उन लोगों ने हमें बताया कि शोध क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, हम आगे बात करेंगे कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के रूप में शोध कैसे किया जाए, वो भी इसका एक विषय वस्तु है। तब आप कहेंगे कि अच्छा केवल इसमें तर्क, ज्ञान, वाद, विवाद, संज्ञान, निर्णय यही सब है? नहीं, इसमें तत्व ज्ञान भी है। और तत्व ज्ञान क्या है? यही दर्शन कहता है कि ये सब किसके लिए? तो कहता है निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए, यानी लिबरेशन होने के लिए। तो ये प्रश्न करता है किससे मुक्ति चाहिए तुम्हें, किस लिए मुक्ति चाहिए और क्यों मुक्ति चाहिए? तो कहते हैं सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति चाहिए, सभी प्रकार के कुतर्कों से मुक्ति चाहिए, मुझे सभी प्रकार के जो क्लेश हैं उससे मुक्ति चाहिए। इसीलिए इसको कहा गया है। तो सवाल है कि कैसे होगा? तो कहा है न्याय दर्शन ने कि निःश्रेयस की प्राप्ति सच्चे ज्ञान से संभव है। किसका सच्चा ज्ञान? तो महर्षि गौतम ने कहा है अपने प्रथम सूत्र में 16 पदार्थों के ज्ञान से। हम बात करेंगे उसकी चर्चा अंत में। इसी बात को जब हम पश्चिमी सभ्यता को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं लिबरेशन थ्रू राइट नॉलेज ऑफ द 16 कैटेगरीज, राइट? ये तो हुआ न्याय के विषय वस्तु। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी प्रासंगिकता पे। देखिए, किस मनुष्य को, समाज का ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे निर्णय नहीं लेना होता है? सुबह उठने से लेके शाम को बिस्तर पे जाने तक, राइट? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी नहीं होना चाहता है? आज आप देखिए, कोई भी विद्यालय आप चलाइए और वो विद्यालय चलने लगता है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये समझ रखता है कि मेरा बच्चा जब विद्यालय में जाएगा, महाविद्यालय में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा, वो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो उसके जीवन बदल जाएंगे, राइट? तो राइट नॉलेज किसको नहीं चाहिए? अब राइट नॉलेज किससे होगा? तो राइट लॉजिक से होगा। और राइट लॉजिक के लिए क्या आना चाहिए? आपको राइट मेथड आना चाहिए, ताकि आप राइट कंक्लूजन पे पहुंच सकें। और ये सब किसके लिए? नहीं, पश्चिमी सभ्यता कहता है कि ज्ञान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इसलिए वो फिलॉसफी कहते हैं। हम फिलॉसफी नहीं कहते, हम दर्शन कहते हैं।
कभी हम इस पे बात करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो अंत में कहता है ये सब किसके लिए, तो कहता है हाईएस्ट गुड के लिए, यानी निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए। एरिस्टोटल से भी कभी पूछा गया था, वाई आई शुड बी गुड, बी गुड फॉर द सेक ऑफ गुडनेस। तो हाईएस्ट गुड की बात करता है, सिर्फ गुड की बात नहीं करता। कहता है अच्छा हाईएस्ट गुड कैसे प्राप्त करेंगे, तो कहता है हाईएस्ट गुड इज अटेनेबल ओनली थ्रू हाईएस्ट नॉलेज। तो बताइए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ज्ञान नहीं चाहिए, और हमारी परंपरा में जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे हम मूर्ख कहते हैं, और कोई भी मूर्ख नहीं कहलाना चाहता है, चाहे वो राजा हो या रंक, राइट। सो उच्चतम अच्छाई केवल उच्चतम ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, और अगर ये सत्य है तो इसकी प्रासंगिकता थी, है और सदैव बनी रहेगी। तो मैं आपके इस प्रश्न के जवाब में बस इतना ही फिलहाल कहना चाहता हूँ। अरविंद जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और न्याय दर्शन को और गहराई से समझें, 2-3 चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, सो दैट कि अभी और इसको हम काफ़ी आप इजी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द होते हैं जो अचानक से आते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या है। तो उस पर जाने से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने तो एज अ न्यायिक मतलब आप कैसे डिसाइड किया कि हाइपरक्वेस्ट पे आना है, 3 महीने आपको लगे? तो अब हुआ क्या कि मुझे लगा कि जो भी लोग, जैसे आप जैसे लोग, यंग इंजीनियर, एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर और करियर, उन सबको आप साथ में रखते हैं और भारत के लोगों की, भारत की परंपरा का एहसास कराने के लिए एक तरीके से उस पथ पे चल रहे हैं, जो पथ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पथ जिस तरह की लिबरेशन आपको देगा वो हो सकता है कि मर्सिडीज़ पे चलने के बाद ना दे, BMW के नहीं दे। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह के काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जीवन तो चल रहा ही है, तो हम जैसे लोग जिनको इन्हीं का अध्ययन करने के बाद आज एक प्रोफेसर के पद पे हैं, या भारत में एक प्रतिष्ठा है, या लोग कहते हैं कि फलाने को बुलाओ, सुनना चाहते हैं, तो क्यों न उनकी मदद की जाए। तो आप जैसे कोई भी युवा मुझे अगर गणित को लेके, विज्ञान को लेके, या दर्शन के किसी आयाम को लेके, और खासकर न्याय दर्शन को लेके करे, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो हाइपरक्वेस्ट अभी मेरी मदद की, कि मेरी जो जर्नी रही है, 30 वर्षों से लगभग मैं अध्यापक हूँ शिक्षा में, और जब भी दर्शन की बात छात्रों के साथ करता हूँ तो उन सब का निचोड़ दुनिया के सामने रखने के लिए आपने मुझे एक मौका दिया। तो मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मदद कर रहे हैं, और जो मुझे मदद करता है तो मानव धर्म तो यही है कि उसकी मदद आप करें। तो जब हाइपरक्वेस्ट के तरफ से मेल आया या फ़ोन आए, या आपके एक साथी ने, युवा साथी ने लगातार फॉलोअप लिया तो मैं कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था। अंत में मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, कि अब निश्चित रूप से करना चाहिए, और फिर हमने ये निर्णय लिया कि एक सैटरडे हाइपरक्वेस्ट के नाम हो। नहीं, बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा और इस परंपरा को एक्सप्लोर करें, जैसे बहुत ढेर सारे वर्ड्स हो गए हैं, जैसे 3 तो मुख्य वर्ड्स हैं। जैसे आपने बोला कि किसी भी फिलॉसफी को या भारतीय दर्शन को 3 चीज़ों पे बात होती है, एक तो ऑन्टोलॉजी पर होती है, एक एपिस्टेमोलॉजी पर होती है, और एक तीसरा एक्सियोलॉजी पर। तीनों को अगर 10-12 साल के बच्चे को बताना हो, क्योंकि हमारे दर्शक, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको ये लगे कि ये बातें जो है बहुत बड़े लोगों के लिए, टीचर्स के लिए है, सन्यासियों के लिए, या कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स के लिए, ऐसा न्याय दर्शन उनको ना लगे। उनको ये लगे कि हाँ, अगर मैं 40 साल की गृहिणी भी हूँ या मैं एक दुकानदार भी हूँ, तब भी न्याय मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए वेदांत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ पहले उनकी भाषा में आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उनकी भाषा में बड़ी साफ सी बात है। हम एक गृहिणी को लेते हैं, या 10-12-14 साल के बाद, जिसने सोचना शुरू कर दिया। एक बात तो बड़ी साफ है कि न्याय उसी को ज्ञान दिया जाए जिसको सोचना आता है, या जो सोचने की राह पे अग्रसर हो चुका है। अगर सोचना नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। मान लीजिए, प्रश्न पूछती हैं कि हाँ, मैं किसी की पत्नी, पहले मैं किसी की बेटी थी, आज मैं किसी की पत्नी हूँ, कल किसी की माँ होंगी, फिर दादी भी होंगी, फिर चाची भी, बुआ भी, मामी भी, बहुत कुछ होंगी। लेकिन ये मैं कौन है अल्टीमेटली? मैं चाची हूँ, या मैं माँ हूँ, या मैं मौसी हूँ, या मैं नानी हूँ, या मैं सिर्फ किसी की पत्नी हूँ, या मैं सिर्फ एक औरत हूँ? इन सब में मैं कौन हूँ?
तो जैसे ही पूछेगा आखिर उस मैं को जैसे ही ढूंढे, तो यही तत्व ज्ञान है। आखिर मैं हूं कौन? जिसको मैं अपना पति कहती हूं, वो पति कौन है? विशाल किसी के पति हैं, विशाल जी मान लीजिए मेरे पति हैं, तो इनका नाम तो विशाल है। और विशाल अगर पति हैं तो विशाल है कौन? ये शरीर जो विशाल मेरे साथ रहता है, या वो मन विशाल का जो मेरे मन के साथ रहता है, या कुछ और जो मेरे साथ है? तो केवल शरीर है, मन है, या कुछ और? तो जैसे ही वो कुछ और करेगा, वो तत्व ज्ञान की ओर ले जाएगा। और जैसे ही वो जानने की कोशिश करेंगे कि मैं हूं कौन, कैसे जानूं कि मैं हूं कौन, वही ज्ञान मीमांसा है। किन विधियों से जानूं कि मैं कौन हूं? वो एपिस्टेमोलॉजी है। मैं कौन हूं वो ऑन्टोलॉजी है। अच्छा। और कैसे मैं जानूं, किस विधि से जानूं, किस तर्क से जानूं, किस आर्ग्यूमेंट से जानूं, किस सिलोजिज्म से मैं जानूं, वही तो ज्ञान मीमांसा है। मतलब टूल्स एपिस्टेमोलॉजी। जी बिल्कुल। और तीसरा, ये सब जानते हुए ऐसा ना हो कि मैं कोई अनैतिक कार्य कर रहा हूँ। अनैतिक होने का मतलब यहाँ इमोरल नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं, मान लीजिए मैं अपने पति को जानना चाहती हूँ और अब मैं अपने को भी जानना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसा ना कह दूँ कि वो हर्ट हो जाए, क्योंकि वो शायद उसके लिए प्रश्न मायने नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतने महत्वपूर्ण है कि तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। तो हम ऐसा ना कह दें आपको कि वो अनैतिक रूप से आपको हर्ट कर जाए, तो फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो रिश्ता भी बचाना है, लेकिन उन सब को बचाते हुए मुझे ये भी जानना है कि मैं कौन। ये एक्सियोलॉजी है। ऐसा तो नैतिकता का मतलब सिर्फ ये गलत और सही नहीं है। किसी को कष्ट ना देना, किसी को हर्ट ना करना, या कोई जो आज तक मुझे अपना समझ रहा है वो गैर ना समझ ले, वो भी नैतिकता का ही पार्ट है। तो यदि एक गृहिणी न्याय दर्शन को समझने का प्रयास करती है तो उसको समझ में आ सकता है कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि बड़े ही सामान्य उदाहरणों के साथ ये समझाया गया है। अब देखिए क्यों मैंने गृहिणी का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि न्याय में जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, और गृहिणी का वक्त आपको पता है। तो आग को देख रही हैं, आग छौंक लगाती हैं तभी भी धुआं उठते हुए देखती हैं। आप कहेंगे गैस में धुआं का है, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं है। तो अब इससे सामान्य उदाहरण क्या होगा? और इसी उदाहरण से सभी तर्क को स्थापित कर दिए गए। ईश्वर भी है कि नहीं है स्थापित कर दिए गए। ज्ञान है या नहीं आपके पास ये भी स्थापित कर दिए गए। तो निश्चित रूप से कोई, देखिए जैसा कि नाम तो आपका क्वेस्ट है, बस जानने की जिज्ञासा तो हो, जानने की जिज्ञासा हो। जब जानने की जिज्ञासा करते हैं, अब आपने कल कभी हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई और वर्चुअल हुई, लेकिन 10 और 15 मिनट में आपने एक वाक्य कहा जो मेरे लिए और एक चुनौती खड़ी कर दी। तो मैंने कहा ओह, ये व्यक्ति और मुझसे अपेक्षा करता है, इसलिए मैं अपने विचारों को और सुदृढ़ करूं जरा। और इसीलिए हमने ये प्रश्न वैसे भी उत्तर दिए जा सकते थे, लेकिन जितने आप व्यवस्थित रूप से, न्याय व्यवस्था का नाम है, अरेंजमेंट का नाम है, और वो मैं ही नहीं हूँ तो फिर क्या फ़ायदा हो। तो आपने जैसे कहा कि कल की बातचीत मज़ेदार होने वाली है, तो ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए नहीं था, एक चुनौती भी है उस खुशी के साथ कि अब आपको और अध्ययन करना है और जानना है, ताकि आप एक 10 से 12 साल के व्यक्ति को भी और एक 50 साल के व्यक्ति को भी समझा पाएँ कि देखिए क्यों न्याय दर्शन, न्याय लॉजिक या न्याय एपिस्टेमोलॉजी आपको समझना चाहिए। अरविंद जी, आपने अभी ईश्वर तत्व की चर्चा की कि न्याय दर्शन से केवल राइट नॉलेज ही हो गई तो ईश्वर तक तो पहुंचना ही है। लेकिन जब भी ईश्वर की बात होती है, हमने बड़े बड़े हमारे यहाँ जितने भी सन्यासी हुए, संत हुए या फिर योगी हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म की बात की है, लेकिन उनका पक्ष ज़्यादातर ईश्वर पर रहा है। और चिंतन में फिर वेदांत कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं। या फिर अगर आप योग की परंपरा देखेंगे तो बहुत ढेर सारे योग हमारे बीच में, क्रिया योग है, अष्टांग योग है। तो योग में लोग आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर को जानना, नाम जप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेदांत में जाते हैं तो जगत ब्रह्म का संबंध देखने का प्रयास करते हैं।
फिर वो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि पर चिंतन होता है, अंत में फिर वो ध्यान आदि ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बहुत ढेर सारे हमें सन्यासी दिखते हैं जो वेदांत से हैं। अभी मैं भी वेदांत से थोड़ा जुड़ा हूँ, तो मुझे भी दिखता है कि एक परंपरा है जी। बहुत से हमें अलग अलग, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं तो नाथ परंपरा से हैं। खैर वो तो जो दर्शन की भी कई परंपराएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई योगी नहीं दिखता है जो बोले मैं न्याय का योगी हूँ या न्याय का सन्यासी हूँ। तो क्या न्याय में ईश्वर तत्व को अलग ही करके केवल लौकिक विषय है कि ईश्वर पे चिंतन कितना है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति न्याय दर्शन में यदि ईश्वर से जुड़ता है तो वो ज़्यादा जनसामान्य में आ जाता है, क्योंकि सबकी श्रद्धा ईश्वर में ज़्यादा है। सभी साइंटिस्ट तो बनना नहीं चाहते। तो क्या न्याय दर्शन में ईश्वर को लेकर क्या है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि गंभीर है, क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति हमेशा कहता रहा है भारत की भूमि तार्किक भूमि है, तर्क की भूमि है। और निश्चित रूप से मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको कह रहा हूँ कि तर्क की ही ये भूमि है। और खास करके न्याय दर्शन की परंपरा से कोई भी व्यक्ति आएगा तो कहेगा ये तर्क की भूमि है। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तर्क किसके लिए? तो सही ज्ञान के लिए, और सही ज्ञान ही तो मोक्ष को ले जाता है। ईश्वर किसके लिए आपको चाहिए? मोक्ष के लिए चाहिए ना। नहीं, जैसे योग का आपने नाम लिया, योग का अर्थ ही है यूनियन, जुड़ जाना। किससे जुड़ना चाहते हैं आप? किससे? तो ईश्वर से आप जुड़ना चाहते हैं। ईश्वर से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ईश्वर में जब विलीन हो जाएंगे तो सारे दुखों का हो जाएगा। अब तो वेदांत, जैसा कि आपने कहा, आप तो खुद उसके विद्यार्थी हैं, कि ब्रह्म और जगत के संबंध को समझ में आता है। और उसी ईश्वर को परिभाषित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। नहीं, ब्रह्म एकमात्र सत्य है। और हम जैसे न्यायिक फिर प्रश्न करते हैं शंकर से, आचार्य शंकर से भी हम प्रश्न करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि किसी जन्म में किसी रूप से आचार्य शंकर से मेरा हो साक्षात, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनसे, किसका ब्रह्म है? शंकर का ब्रह्म या अरविंद का ब्रह्म? अरविंद को जिस ब्रह्म को जानना है वो किसका ब्रह्म? अगर वो कहते हैं सबका ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन अगर शंकर का ब्रह्म और अरविंद का ब्रह्म, फिर क्या है? दोनों ब्रह्म एक है या दोनों अलग है? नहीं, कभी हम चर्चा करेंगे कि जो 4 धाम बनाए गए और चारों में जिसका आपने नाम लिया, श्रृंगेरी जाते वक्त उस पर एक चिंतन करने का मुझे मौका मिला, जहाँ वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, या जब वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मम। देखिए, न्याय की है धारणा, वो प्रज्ञा को ही ब्रह्म मान रहे हैं, वो ज्ञान को। अब वही हम कह रहे हैं, किसी भी दर्शन को उठाइए, न्याय का बीज ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब सवाल उठता है। तो निश्चित रूप से महर्षि गौतम के अगर सूत्र को, प्रथम सूत्र को देखेंगे या 528 सूत्र को देखेंगे, तो जिस तरह से आज का समाज या आज की दुनिया ईश्वर को समझती है, वैसा ईश्वर तो नहीं है। देखिए, ईश्वर की एक अवधारणा नहीं है। ईश्वर का जो स्वरूप भारतीय समझते हैं, ईश्वर का वही स्वरूप पश्चिमी सभ्यता नहीं समझता है, या अरब की सभ्यता समझ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ईश्वर कुछ और है और हमारे लिए कुछ ईश्वर कुछ और है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर तत्व न्याय दर्शन में है नहीं। मैं एक आचार्य का नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम है उदयनाचार्य, और उनसे संबंधित पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, और फिर हम ईश्वर क्या है और कैसे है, न्याय ने कहा है, उस पर चर्चा करेंगे। हुआ यूँ कि आचार्य उदयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में उदयनाचार्य कहते हैं, जैसे आचार्य शंकर को शंकराचार्य कहते हैं, तो उदयनाचार्य बहुत ही मस्त मौला, बेफिक्री, और हमेशा कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिसे ज्ञान का नशा है उसे ज़िंदगी में किसी और नशे की ज़रूरत नहीं होती है। तो न्याय के नशे में रहते थे वो। फिर अंत में एक दिन इच्छा हुई कि सब लोग तीर्थाटन करने चलते हैं, चलो हम भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चलते हैं। तो पूरब और मिथिला और जगन्नाथ एक ही पुराने क्षेत्र का पार्ट है। पता ही है कि आज का जो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, सब बंगाल में थे। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ चलते हैं और बाकी शिष्यों को कहते हैं तुम लोग ये चिंतन मनन करके रखना, इनको मैं रास्ते में पढ़ा दूंगा और आते ही फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। शार्प उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, भोजन मिलता है या नहीं मिलता है, घर में खाने के लिए है या नहीं है, कुछ नहीं, चल देते हैं।
वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज जाते हैं। तो आपको पता है हमारी एक परंपरा है, और मंदिरों की भी अपनी एक परंपरा है जिसका निर्वाह करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं हैं। और लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में तो कहा जाता है कि गॉड पर्सोनिफाइड, अगर इस धरती पे कोई है तो जगन्नाथ है। ये उपाधि न राम को मिली न कृष्ण को। खैर, कभी और मौका मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे कि गॉड पर्सोनिफाइड का अर्थ क्या है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वहाँ पहुँचने के बाद वो कहते हैं कि पंडों से कि पट खोलो, भगवान का दर्शन करेंगे और तुरंत मुझे लौटना है, क्योंकि मेरे छात्र वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उनको न्याय पढ़ाना है। पंडे कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होगा, भगवान तो सो रहे हैं, अब आपको सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, तभी जब पट खुलेगा तब भगवान के दर्शन होंगे। तो एक तरह से वो चुनौती देते हैं भगवान को और कहते हैं, हे भगवान, तुम जो इतने मदमस्त हो, तुम्हें नहीं पता कि जब बौद्ध कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस धरती पे नहीं है, मैं उदयनाचार्य अपने तर्कों से तुम्हारी सत्ता को इस धरती पे स्थापित करता हूं और तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। और कहते हैं कि ऐसा कहते ही पट अपने आप खुलता है और भगवान विराट रूप में आचार्य उदयन को दर्शन देते हैं। इसका एक प्रमाण है, आचार्य उदयन के गांव आज भी आप जाएंगे तो वहाँ एक छोटा सा शिवालय का मंदिर है। लोग 1 लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और उसी का आधा पानी आचार्य उदयन पे भी चढ़ाते हैं। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से प्रारंभिक अगर आप पढ़ेंगे न्यायशास्त्र तो नहीं है ऐसा, लेकिन आचार्य उदयन ने तब एक पुस्तक लिखी, न्याय कुष्मांजलि, और वो पूरा का पूरा पुस्तक तर्कों के माध्यम से ईश्वर सिद्धि पे ही है। लेकिन अगर गणित का छात्र हो तो मुझसे आप पूछेंगे तो न्याय के 528 सूत्र में कहीं है नहीं, ईश्वर नहीं है, लेकिन इसका मतलब चेतना नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको आप ईश्वर समझते हैं, जो सामान्य व्यक्ति जिसको ईश्वर समझता है, उसका वर्णन नहीं है। और इसीलिए हम जैसे लोग बड़ा साफ कहते हैं महर्षि गौतम के शरण में जाने के बाद कि महर्षि गौतम ने कहा है 16 पदार्थों के तार्किक तत्व ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो सकता है और उस ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकता है। प्रारंभिक अगर आप देखेंगे 16 पदार्थों में, उसमें ईश्वर उस रूप में तो नहीं है जिस रूप में सामान्य व्यक्ति समझता है। लेकिन अगर उदयनाचार्य के न्याय कुष्मांजलि को पढ़ें और आप देखेंगे ईश्वर सिद्धि कैसे की गई है तर्कों के माध्यम से, तो मैं सबको कहूँगा कि जरूर आप उसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और कभी हाइपर क्वेस्ट मुझे मौका दे तो इस पर भी हम बात करेंगे जी। तो अरविंद जी, आपके माध्यम से आचार्य उदयन जैसे एक आचार्य के बारे में पता चला। अब इसे हम अनफॉर्चुनेट कहें या दुर्भाग्य कहें कि बहुत ढेर सारे न्याय के जो आचार्य हैं उनके विषय में हम जन सामान्य को नहीं पता है। इनफैक्ट हम महर्षि पतंजलि के बारे में जानते हैं, वो भी मुझे लग रहा है बाबा रामदेव के कारण महर्षि पतंजलि को भी लोग जानने लगे हैं। या फिर वेदांत में अगर हम ऐसे भी कहें तो आदि शंकराचार्य जी बहुत बड़ा नाम है, तो उनके विषय में भी लोग जानते हैं। और फिर उनके इतने स्तोत्र हैं तो उसका भी पाठ होता है, तो आदि शंकराचार्य के विषय में भी लोग जानते हैं। फिर लोग जैसे आर्य समाज है तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं। तो जो संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं कुछ गुरु परंपरा को लेकर आगे बढ़ती हैं, बट ऐसी न्याय की तो कोई हमें संस्था इस्कॉन जैसी, आर्य समाज जैसी या फिर वेदांत की ही सोसाइटीज़ हैं, ऐसी तो कोई दिखती नहीं है। ऐसे में महर्षि गौतम की चर्चा नहीं हो पाती है। और आपकी जर्नी ही वहीं से शुरू हुई जब न्यायाधि गौतम आपने बुक को देखी, तो आप क्या उनके विषय में भी पढ़े? तो हम चाहेंगे कि थोड़ा समय हम उनके विषय में भी जानने का प्रयास करें कि उनको क्या हुआ और वो इस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे जहाँ तक पता है कि महर्षि गौतम काफ़ी, ये न्याय दर्शन जो है काफ़ी प्राचीन दर्शन है, तो उनके विषय में कुछ बताइए जिससे हम उनके ग्रंथ में फिर आगे बढ़कर कुछ मेथड्स को एनालाइज कर पाएँ। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो लोग, मैंने शुरू में भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, जो लोग दार्शनिक परंपरा से आते हैं कि भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, वो तो जानते हैं कि न्याय महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया, या वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया, या सांख्य महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया,
या जैसा कि अभी आपने बताया कि योग महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया, या मीमांसा जो जैमिनी महर्षि के द्वारा दिया गया, या वेदांत में आपने शंकराचार्य का नाम लिया, लेकिन निम्बार्क भी हैं, रामानुजाचार्य भी हैं, कई परंपराएं, माधवाचार्य भी हैं, उसमें भी अपनी अपनी परंपरा है। देखिए, दो बातें, एक तो ये बिल्कुल सैद्धांतिक मामला था, इसलिए वो परंपरा नहीं दिखती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब महर्षि गौतम थे, महर्षि गौतम के बारे में दो धारणाएं हैं। एक कि वो मिथिला से थे और मिथिला की भूमि पे उन्होंने न्याय दर्शन को जन्म दिया। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो दक्षिण भारतीय थे और आते आते उन्होंने मिथिला को अपना कर्मभूमि बनाया और वो शुरू किया। तो अब क्यों नहीं है, उसके पीछे मैंने बताया कि ये अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम जैसे लोग ऐसा मानते हैं कि ये सबसे प्राचीन दर्शन है। तो निश्चित रूप से, और अगर वेदांत को आप देखेंगे तो 1000 साल पहले तक है उनका, मिलता है कि उनके लोग थे, और अभी भी देखने को मिलता है कि मठ है और ऐसे है। खैर, तो महर्षि गौतम के बारे में दुर्भाग्य से उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इतने पुराने हैं कि उस तरह से उनके जीवन के बारे में नहीं लिखा गया। लेकिन महर्षि गौतम ने एक काम किया कि उन्होंने न्याय सूत्र लिखे, जिसको हम न्याय सूत्र कहते हैं। और न्याय सूत्र, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और 10 अनेकाएँ हैं और 528 सूत्र हैं। तो महर्षि गौतम ने जो पहला सूत्र लिखा और उसी सूत्र को माध्यम बनाते हुए ना, तो एक परंपरा है। जो लोग न्याय को पढ़ते हैं आज भी, खासकर विश्वविद्यालयों में, वो जानते हैं कि सबसे पहले किसी चीज़ का सूत्र लिखा जाता है। गणित में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद उस पर भाष्य लिखा गया, जैसे वात्सायन ने भाष्य लिखा। फिर उस पर एक टीका लिखी जाती है, जिसको कमेंट्री कहते हैं। फिर तात्पर्य टीका लिखी जाती है और एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी लिखी जाती है। और इस तरीके से एक लंबी परंपरा है। और अगर साहित्य के विचार से आप उससे पूछेंगे तो आज भी जितना साहित्य इस रूप में न्याय दर्शन के पास है, वो किसी के पास नहीं है। सही में मेरे लिए भी ये एक शॉकिंग है, क्योंकि न्याय के बहुत ढेर सारे ग्रंथों को मैं नहीं जानता हूँ। और आपके किसी भी श्रोता का इसमें हो तो मैं एक दिन केवल उस परंपरा पे ही बात करूँगा कि किस तरीके से, और इसीलिए इसको सिस्टम कहना थोड़ा हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक लेता है। सिस्टम जैसे कह देते हैं तो क्लोज्ड कहते हैं ना, न्याय की परंपरा कभी क्लोज रही नहीं कि जो लिख दिया महर्षि गौतम ने लिख दिया, नहीं। उस पर टीका, भाष्य हुए, टीका हुई, टिप्पणी हुई, तात्पर्य टीका हुआ और बढ़ते चले गए। तो ये बात ठीक है, इनके परंपरा के बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में लोग इनका नाम जानते हैं। जैसे अगर न्याय सूत्र का जो पहला भाष्य लिखा वात्सायन ने लिखा, उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने लिखा। जैसे अंत में अभी हम लोगों ने उदयनाचार्य का नाम लिया, उससे पहले बहुत सारे लोग हुए। जैसे कश्मीर की परंपरा में जब न्याय था तो जयंत भट्ट का न्याय मंजरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे नव्य न्याय की भी परंपरा में एक श्रृंखला है पुस्तकों की, तो अलग से हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लोग उस परंपरा का अध्ययन करें, वो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं गणित का विद्यार्थी हूँ तो मुझसे आप पूछेंगे अच्छा रियल एनालिसिस से कौन कौन किताबें हैं, तो मैं बता पाऊँगा। अब जिसने रियल एनालिसिस का नाम ही नहीं सुना तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। या अगर मान लीजिए हम कहें हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स में क्या किताबें हैं, तो मैं बता सकता हूँ जो पढ़ा है। नहीं, ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे जीवन से है ना कि जन सामान्य इसको पढ़े और समझे। अब अगर ये तर्क, न्याय के तर्क तो फिर भी समझे जा सकते हैं। अगर हम नव न्याय के तर्क पढ़ेंगे तो इतने हाईएस्ट लेवल के हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इतने हाईएस्ट लेवल पे दंग रह जाएंगे कि उसके किसी एक पे 50 से 60 पेज लिख देंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई अमेरिका जैसे विश्वविद्यालय आपको उस पर PhD अवार्ड कर देगा। मैंने एक देखी है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई अमेरिका की एक PhD थीसिस, एक महिला हैं जिन्होंने क्या मात्र 56 पेज की है। तो क्या व्याख्या करते, कैसे आप व्याख्या करते, इन चीज़ों पे निर्भर है। अब रही बात कि तो जो लोग जानते हैं, तो अगर आप प्रथम सूत्र को देखेंगे, है ना, जिससे कम से कम हमें पता चलेगा कि अगला प्रश्न भी हम क्या करें और किस दिशा में जाएं। तो पहला सूत्र ही कहता है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानम तत्व ज्ञान
निःश्रेयस अधिगमन, पहला ही सूत्र कहता है। अब ये महर्षि गौतम ने कहा कि ये 16 कैटेगरीज हैं, 16 पदार्थ हैं, इन सब के ज्ञान आपको हो जाए जब, तो आप सुप्रीम लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो पहले भी मैंने कहा और फिर कहता, थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज। तो महर्षि गौतम, जो लोग उस परंपरा से आते हैं वो बहुत पूजनीय है। आज भी अगर आप दरभंगा जाएं तो गौतम कुंड है, अगर आप मिथिला विश्वविद्यालय जाएं तो जिसका न्याय विभाग कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, और संस्कृत की परंपरा में जितने विश्वविद्यालय हैं ये सब पुस्तकें आपको मिलेंगी, आज भी छप रही हैं, लिख रही है। अब वही है ना कि कितना आप जानना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड है। इसलिए जब मैं उसमें मैं बात कर रहा था कि जब वो कहते हैं प्रमा प्रमेय प्रमाण, तो अब प्रमा मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। प्रमेय क्या जाना जाए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज, तो इन सब के बारे में लिखा गया। तो ये तो एक हुआ जो तर्क की परंपरा है। अगर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को, जैसा मैंने पहले कहा कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र, हालांकि दोनों अलग अलग परंपरा से थे, एक वेदांत की परंपरा से, एक मीमांसा की परंपरा से, लेकिन दोनों शास्त्रार्थ करते हैं। वो ठीक है कि हम मानते हैं कि भारतीय जज बनी थी, लेकिन भारतीय जज नहीं बनी थी। वो दोनों ही स्वीकार कर लेते थे कि मैं यहाँ जीतना और हारना नहीं था, सत्य ज्ञान तक पहुँचना था। कौन पहुँचा वो मान लिया जाता था, इसीलिए तो अनुयायी भी बन जाते थे। अब उसमें अवयव का प्रयोग किया जाता था, सिद्धांत का प्रयोग किया जाता था, तर्क का प्रयोग किया जाता था, और हराना ही केवल है तो हम वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वावास, छल, जाति सबका प्रयोग करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे। तो महर्षि गौतम जो न्याय की परंपरा से आते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको पता है कि क्या है और महर्षि गौतम का क्या काम है। संक्षेप में अगर आप देखेंगे महर्षि गौतम के इस सूत्र को, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जब मैं उस समय, क्योंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी था, गणित का था, तो 4:12:16। तो लोग कहते थे ये क्या है? हम कहा देखो, महर्षि गौतम ने 16 कैटेगरीज बनाई हैं, पदार्थ बताई हैं, नहीं जिसको कैटेगरीज कहते हैं। फिर उन्होंने कहा ये तो पदार्थ हुआ, पदार्थ, फिर प्रमेय की बात करते हैं तो 12 प्रमेय बताए हैं उन्होंने। और इन सब को कैसे जाने? तो कहा 4 प्रमाण से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो सत्य जानने के उन्होंने कहा 4 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब अगर आप प्रत्यक्ष देखेंगे, केवल आंखों से दिखना नहीं है, इसलिए दर्शन कहते हैं हम, सब कुछ प्रतीत होता है। प्रतीत होने का मतलब एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है वो। और अनुमान यहाँ असेसमेंट नहीं है, यहाँ अनुमान इन्फरेंस है, इन्फर कर लेना किसी चीज को जो खुली आंखों से नहीं देख सकता है, वो मन की आंख देख ले। महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। कहते हैं वो इतने तार्किक थे, लोगों के आंख तो सिर्फ सिर में होते हैं, उनकी आंख पैरों में भी थे, और वो आंख बंद करके भी चलते थे तो पैर को पता था कहाँ सही रास्ते पे चले। हालांकि इसकी दूसरी भी एक लोकोक्ति है कि वो मतलब कभी कभी इतने लॉस्ट होते थे तार्किक रूप से इस जगत और ईश्वर को समझने में कि वो कहाँ चलने लगते थे, पता नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि चलो आज के बाद मैं इस आँख का उपयोग सिर्फ अपने मन से करूँगा, मन के लिए करूँगा, एक दूसरा आँख लगा देता हूँ, ये अपना देखेगा कि कहाँ कहाँ से जाना है। तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल में अक्षपात का मतलब होता है जिसके पास 2 नहीं 4 आँखें, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी जो बहुत ज्ञानी हो। तो जानना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। महर्षि गौतम ने यही कहा, सत्य ज्ञान को जानना ही है, चाहे वो गणित के माध्यम से जाने, भौतिक के माध्यम से जाने, खगोल शास्त्री जाने, भाषा जाने, जीवन जाने, ईश्वर जाने, जैसे जाने। तो ये उस समय हमने ये फॉर्मूला 4, 12, 16 का बनाया था कि मेथड के रूप में जब देखेंगे तो 4 है। किसको जाना जाए, क्या जाना जाए, वो 12 है। और किन सबको जाने लें कि अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो 16 है। जैसे हमने अभी आपने ईश्वर का प्रश्न किया, सीधे तौर पे अगर मुझे कोई पूछता, अगर न्याय शास्त्र का विद्यार्थी पूछता और पूछता, तो मैं कहता नहीं, कहीं नहीं है, मुझे दिखाओ। क्योंकि महर्षि गौतम ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो दिखाओ, तो लिखा ही नहीं, ईश्वर शब्द कहीं है ही नहीं, निःश्रेयस शब्द है। लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति
का शब्द है। लेकिन जब हम उसकी हिस्टोरिसिटी में समझने की कोशिश करते हैं तो जो छोटी सी लोक कहानी हमने आपके साथ शेयर की आचार्य उदयन के बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर की भी सत्ता है। तो कुछ चीज़ें इस संसार में हैं जो सबको अपील नहीं कर सकती है, ईश्वर सबको अपील करता है? क्योंकि भारत की भूमि थी तार्किक भूमि, लेकिन वो तर्क भी ईश्वर के लिए ही था। तो ये ईश्वरत्व की भूमि है, तो ईश्वरत्व को हर कोई प्राप्त करना चाहता है। मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की यात्रा सब करना चाहते हैं, तो सबको अच्छा लगेगा ही। तो ये एक संक्षेप में मैं ये बात आपके समक्ष रखना चाहता था। अरविंद जी, आपने जैसे जब न्याय को आप समझा रहे थे तो आपने बोला कि ये थ्योरी ऑफ डिबेट भी है, और आज तो डिबेट कल्चर, आप टीवी खोलिए तो बस डिबेट ही डिबेट दिखती है हर जगह। हमने भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया था। वो काइंड ऑफ डिबेट उस तरह की नहीं थी, क्योंकि लोगों को आज क्या होता है कि वो टीआरपी और मसाला के लिए वो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वो तो हम करवा नहीं सकते यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारा चिंतन ही सत्य खोज पर है। जो पारंपरिक शास्त्रार्थ है वही हम चाहते भी थे। तो हम डिस्कशन कराते थे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। लेकिन अभी आप टीवी खोलिए तो मुझे तो लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पेड होता है और आपस में बस लड़ाई झगड़े के लिए ही वो करते हैं। तो डिबेट्स लेकिन लोगों को देखने का मन करता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी देखने का मन करता है। और डिबेट्स का कल्चर भारत का बहुत पुराना कल्चर है शास्त्रार्थ का। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले तो मध्यस्थ की भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे रूल हम बना लें कि हम डिबेट कर ही इसलिए रहे हैं कि हम सत्य तक पहुंच जाएं, और जिस सत्य तक पहुंचे हम दोनों उसके ही अनुयायी हो जाएं। तो इस पर बहुत ढेर सारा चिंतन किया होगा महर्षि गौतम जी ने। तो आप क्या कुछ आज के बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि ये भी डिबेट करते ही होंगे, धोनी अच्छा है कि कोहली अच्छा है, इस तरह की डिबेट्स तो अभी आईपीएल देख के यही कर रहे हैं। तो क्या मतलब कुछ बेसिक्स आप बताइए कि डिबेट में ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब इसके बिना अगर डिबेट हो रही है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। विशाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब वाद विवाद का लक्ष्य था सत्य ज्ञान तक पहुंचा जाए, और जो सत्य तक पहुंचते थे वो दोनों उसके हो जाते थे, या कहते थे कि आप मुझसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं और मैं कम ज्ञानी। वहाँ जय और पराजय नहीं था, है ना। और अष्टावक्र की कहानी मिथिला की भूमि में इसी से मिलता जुलता कहानी है कि राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र के पिता जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं एक महर्षि से तो पराजित होते हैं। और उस समय का समाज में था कि पराजित होने का मतलब था जल समाधि ले लेना। तो ये अष्टावक्र जब पैदा हुए तो वो अपनी माता से पूछते थे कि सबके पिता हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। तो माँ जब छोटे थे तब तक तो टालते रहे, बाद में उन्हें पता चल गया, फिर वो अध्ययन करने लगे। और अध्ययन करने लगे तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता जिसे नहीं पराजित कर सके, अष्टावक्र का अर्थ ही आप समझ गए कि 8 जगह से तो तुम कैसे कर पाओगे। कहा कि नहीं मैं करूँगा। और वही अष्टावक्र फिर उसी ऋषि को शास्त्रार्थ करने जनक के दरबार में जाते हैं और दोनों का शास्त्रार्थ होता है। और अष्टावक्र उस वाद विवाद में सत्य तक पहुंचते हैं और जो अपोनेंट हैं वो पराजित होते हैं। वो कहते हैं मैं अब जल्द समाधि लूँगा। कहा कि ना, वाद विवाद में सत्य तक पहुंचना है, किसी की जान लेना और मृत्यु नहीं है। आज आप देखेंगे, आपने जैसा कि कहा कि टीवी पे दूसरे को जलील करना, खंडन करना, किसी को मतलब असत्य को ही स्थापित करना बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे हुए, और तब हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। नहीं, जो ज़्यादा चिल्ला रहा है, जो चिल्ला रहा है, चिल्लाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसे कहते हैं जो मनुष्य तार्किक है वो मनुष्य कभी चिल्लाएगा नहीं, उसके शब्द में जोड़ भी नहीं होगा। शब्द में ही इतनी ताकत होगी कि अगर वो तार्किक है तो सामने वाला कहेगा हाँ बात तो सही कह रहा है। नहीं, लेकिन आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि सब कुछ टीआरपी के लिए है। और भारतीयों के बारे में तो कहा जाता है वी द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। तो आर्गुमेंट हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आर्गुमेंट किसके लिए और आर्गुमेंट कैसे। तो जो वाद विवाद आज जो टीवी पे आपको देखने को मिलता है उसका है खंडन और मंडन, किसी को नीच दिखाना, किसी को गलत साबित करना, और कुछ नहीं। ये जानते हुए भी कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है और सामने वाला जो कह रहा है वो सही है। नहीं, अभी हाल फिलहाल जितनी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो तेल का कीमत बढ़ जाना या ये कहना कि भाई आप सोने ना खरीदें, ये सब तार्किक है। जो लोग समझते हैं
इस फाइनेंस को फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में वो सब कहेंगे हाँ ये सब तो बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए, क्यों नहीं किया? 12,000 करोड़ का हर दिन घाटा हो रहा है, अब तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया? लेकिन जो नहीं समझता कि ओ आप तो कहते थे कि हम नहीं कीमत बढ़ाएंगे। अब संदर्भ को, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि सत्य जानना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं क्यों किया, खंडन बंद है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका एक पूरा का पूरा डिबेट में महर्षि गौतम ने एक क्रमबद्ध, आपको ताज्जुब होगा कि एक तरीका दिया हुआ है कि जब दो व्यक्ति शास्त्रार्थ करेंगे तो क्या करेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले प्रतिज्ञा यानी प्रपोजिशन करेंगे, उसके बाद कहा प्रमाण दोगे तुम उस प्रतिज्ञा का, फिर किसका प्रमाण दे रहे हो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, फिर कहा कि उससे डाउट होगा, जैसे हम कहें कि युद्ध अच्छा है युद्ध बुरा है। तो अभी जो लोग आर्म बेस इंडस्ट्री में पैसा लगाया होगा, शेयर मार्केट को देखिए, उनके लिए तो युद्ध अच्छा है ना, क्योंकि उसका ऊपर जा रहा है, वो कमा रहे हैं, तो युद्ध बुरा तो नहीं है। तो हाँ, एक तरफ कह रहे हैं, मैंने कहा थीसिस के रूप में युद्ध बुरा, आपने एंटी थीसिस के रूप में कहा कि युद्ध अच्छा, तो संशय होगा कि फिर क्या अच्छा है कि बुरा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एग्जाम्पल देंगे, दृष्टांत देंगे कि क्यों युद्ध अच्छा या क्यों युद्ध बुरा। तब आप एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स के आधार पे, ठीक है, आप सिद्धांत देते हैं। ऐसा करते हुए आपको सिलोजिज्म का प्रयोग करना पड़ता है, मैं आऊँगा उस पर, जिसको पंचपाद सिद्धांत भी कहा गया है। उसमें 5 चरण होते हैं। तर्क ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि संसार का पहला सिलोजिज्म जो एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म है और न्याय सिलोजिज्म जो उनसे बहुत पहले है, आप दोनों की जब तुलना करेंगे कहेंगे वाह, हमारा सिलोजिज्म का लॉजिक ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। और तब अंत में निग्रह स्थाना, डिफीट हो, जैसे आपने कहा कि युद्ध अच्छा या युद्ध बुरा, ठीक, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले थीसिस या एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध संसार के लिए बुरा है, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा हो गई, ये एक पक्ष के लिए, ये एक प्रत्यक्ष के लिए। अब इसमें हमें प्रमाण देना होगा कि क्यों बुरा है। तो क्या हम देंगे प्रमाण देंगे कि देखिए कि अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया या ईरान ने उसके रिटालिएशन में इजराइल पे भी किया, सऊदी अरेबिया पे भी किया, यूएई पे भी किया, कतर पे किया, अंत में हुआ क्या, सब जगह तो लोग ही मारे गए। और केवल लोग नहीं मारे जा रहे हैं, युद्ध देखिए जो पहले नहीं होता था, आज ऊर्जा संकट को पैदा कर दिया। युद्ध लड़ रहे हैं 3 देश और दुनिया के सब देशों से प्रभावित हो गए। जैसे अभी हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब अगर क्राइसिस हो रही है, यूरोप में भी हो जाए, एशिया में भी हो जाए, अफ्रीका में भी हो जाए, तो सब कहेंगे क्या, नहीं हॉर्मुज खोलो। वो कहेगा हम खोलेंगे नहीं, आप कहेंगे खोलो, तो क्या होगा, सब लोग युद्ध करने लग जाए। तो इस तरीके से हम अपने थीसिस के पक्ष में एग्जाम्पल्स देते रहेंगे, जिसको दृष्टांत कहा गया है, यानी उदाहरण कहा गया है। ठीक, अब ऐसा करने के लिए नहीं कि कुतर्क नहीं करेंगे, आप लॉजिक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, और उसमें 4 प्रमाण तो हम देंगे। एक तो देंगे प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान का, शब्द का, कि देखो फलाने जो वार्ड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसा आप कहते हैं कि, तो ये सारे लॉजिक देते हुए हम 5 का प्रयोग करते हैं, जिसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष। ये सिलोजिज्म के आर्ट। आप देखिएगा कि एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म में 3 ही पद हैं, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, कंक्लूजन। मैं बात करूंगा अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे आगे तो लॉजिक के साथ वाद विवाद के साथ आगे बढ़ाया जाता है, और यही अभी की भूमिका है। अब क्या होगा, इसके बाद चर्चा तो शुरू हुई। सबसे पहले थीसिस के समर्थन में कुछ साक्ष्य रखे जाते हैं। ये महर्षि गौतम के अनुसार कह रहा हूँ, यदि विपक्षी तार्किक तरीकों का पालन करने में असमर्थ होता है, अगर असमर्थ होता है कि भाई अब तो हम कह नहीं पा रहे हैं कि क्यों युद्ध अच्छा है, क्योंकि इन्होंने तो कहा युद्ध बुरा है, तो वो क्या करेगा, वो व्यर्थ के वितर्क देगा, जिसको जल्प कहा गया है। व्यर्थ के वितर्क देगा, और उससे भी नहीं उसका काम चलेगा तो वितंडा खड़ा कराओगे। देखिए, वितंडा बड़ा ही कॉमन शब्द है भारतीय संस्कृति में। क्यों बात का वितंडा बना रहे हो? वितंडा का मतलब यहाँ पे क्या है, छल पूर्ण खंडन करने के लिए शब्दों का। जैसे मैं कहूँ रोको मत जाने दो, नहीं, आपने ये नहीं कहा कि रोको मत जाने दो, आपने कहा रोको मत जाने दो। बात को घुमाना। तो छलपूर्ण खंडन जैसी अनुचित प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल
अपने पक्ष का बचाव करना होता है और इसमें विफल रहने पर विपक्षी किसी भ्रामक तर्क या हेतुआवेश का उपयोग करता है। जैसे यह तर्क देगा कि थीसिस ही गलत है तुम्हारा, हमारी थीसिस है, तुम्हारा थीसिस ही गलत है, या उसका मुख्य पक्ष या गौण पक्ष का अभाव है इसमें। जैसे हम कहते हैं ना 3 प्रेमाइज है, मेजर प्रेमाइज, माइनर। अरे माइनर प्रेमाइज की तो तुमने बात ही नहीं की, कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए? या हम कह दें कि मेजर प्रेमाइज ही गलत है। अब कहेंगे ये शब्द कहाँ से गया? तो अरिस्टोटल सिलोजिज्म की परंपरा में 3 पद होते हैं, मेजर प्रेमाइज, माइनर प्रेमाइज और कंक्लूजन। ऑल मैन आर मॉर्टल, ये मेजर प्रेमाइज कहते हैं। अरविंद इज ए मैन, सो व्हाट इज अ कंक्लूजन? तो कंक्लूजन कहते हैं अरविंद इज ए मॉर्टल। अब हम कहते हैं कि नहीं, तुमने जो माइनर प्रेमाइज कोट किया वो गलत है, पहले ये प्रूव करूँ मैंने। हाँ, तो जब यह प्रयास भी व्यर्थ साबित हो जाता है तो थीसिस क्या था? थीसिस हमारा युद्ध खराब है, युद्ध बुरा है, युद्ध हानिकारक है, युद्ध विध्वंसक है, तो अस्पष्ट या छल पर आधारित कहकर उसकी निंदा की जाती है। यदि फिर भी थीसिस सच साबित होती है तो प्रतिवादी जिसने कहा कि युद्ध अच्छा है, इससे इस आधार पर खारिज करता है कि यह जाति है। ये जाति का मतलब यहाँ पे है तार्किक त्रुटि या झूठी मान्यता पे आधारित है। क्योंकि दुनिया बताएंगे, ये कुछ हद तक सही भी लगता है कि संसार के जितने रीऑर्गेनाइजेशन हुए वो युद्ध से ही हुए। आज जर्मनी जितना बड़ा है वो तो कभी था ही नहीं। आज अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से हटा तो युद्ध के कारण ही हटा, युद्ध ना हुआ होता बांग्लादेश नहीं बना होता, देश का नहीं निर्माण होता। इस तरह की वो देगा कुतर्क, लेकिन आपको ये साबित करना है कि लेकिन हुआ क्या? अंत में तो मनुष्य ही मरे। उस युद्ध में क्या हुआ? पाकिस्तानी कम मरे, बांग्लादेशी ज़्यादा मरे, क्योंकि वो सारे सैनिक वहाँ थे। हुआ क्या? भारत ने ज़रूर समर्थन किया, मरे कौन? तो मनुष्य का जीवन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते भी हैं कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी एंड माई लाइफ, राइट? और मैं तो आज के युवा को कहता भी हूँ कि जीवन की शुरुआत ही करो, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई लाइफ। और अंततः जब ये सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं तो प्रतिवादी को हार हो जाती है, और इसी को महर्षि गौतम ने निग्रह स्थान कहा। और तर्क की इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा अंततः निष्कर्ष या निगमन स्थापित हो जाता है कि युद्ध बुरा है। लेकिन आप बताइए कि इतनी चीज़ों को ध्यान में रख के पिछले 10 साल का कोई डिबेट आप निकाल लें, 20 साल का, किसी भी टीवी चैनल पे, किसी रेडियो वार्ता पे आपको सुनाई देता हो। क्यों? हम भारतीय तो हैं, लेकिन हमें अपनी परंपरा में ही शास्त्रार्थ का कोई ज्ञान नहीं है कि इस तरह से होता था कि स्विंग मान लो। आज हम कहते हैं तीसरा फैसला करेगा कि मानो। अब तीसरा अगर अज्ञानी हो तो अज्ञानपूर्वक फैसला करेगा, उसको भी ज्ञानी होना जरूरी है, तभी तो एजुकेटेड होगा। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम जैसे लोग इसलिए नहीं देखते हैं टीवी पे डिबेट। अब सच कहता हूँ, पहले बहुत मजा आता था जब छोटे थे, लेकिन न्याय दर्शन के पढ़ने के बाद लगता है ये सब बात कहाँ कर रहे हैं। संवाद की तो बात छोड़िए, बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब तो सिर्फ वितंडा है जिसका एकमात्र लक्षण है पक्ष को जलील करना, नीचा दिखाना। सारे तथ्य गलत देंगे और कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। शुरुआत ही करेंगे, आपने जो कुछ कहा तर झूठ कहा, आपने जो डेटा दिया वो झूठ दिया। अरे तो डेटा भाई 5-5 है और 4-4 है, लेकिन उसको भी कहेंगे कि नहीं 4-5 है और 5-4 है, क्योंकि आपको जलील करना है, आपको खंडन करना है, आपका मंडन करना है। और फिर वितंडा से एक कदम और आगे चली गई है हमारी चैनल्स, जहाँ सिर्फ है चीखना चिल्लाना। प्रश्न पूछेंगे, उत्तर नहीं देने देंगे। क्योंकि प्रश्न पूछना भी तो एक कौशल है, एक कला है। तो आर्ट ऑफ डिबेटिंग में आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आपको नहीं पता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग नहीं पता है, आर्ट ऑफ आर्गुमेंट नहीं पता है, तो कंक्लूजन कहाँ पहुँचेंगे? तो वाद नहीं, ये डिबेट नहीं है, ये वितंडा है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं तो उनको यही कहूँगा कि उनको कम से कम कहा जाए वितंडा खड़ा मत करो, बात करो, ताकि हम समझें कि आज की परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है, या सोना नहीं खरीदना जायज़ है कि नाजायज़ है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। बहस करिए, वाद करिए, वितंडा मत करिए। तो वो तब होगा जब आपके पास तथ्य भी हों और तर्क भी हो।
तो महर्षि गौतम ने तो यही कहा है कि कोई भी काम करोगे उसके लिए दो चीज़ तो चाहिए, तथ्य भी और तर्क भी, उसके बिना। और इसकी पूरी सुदृढ़ परंपरा है जिसका फॉलो करना है। एक भी नहीं आप फॉलो करते हैं तो आप पराजित होते रहते हैं। तो अरविंद जी, जैसे आप बता रहे कि आपने टीवी डिबेट सब लगभग देखते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि परंपरा क्या है, किस तरह से डिबेट्स होनी चाहिए। अगर ऐसी डिबेट्स हों, इनफैक्ट अभी कुछ चैनल ट्राई भी करते हैं, हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसे शास्त्रार्थ की परंपरा को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम दोबारा रिवाइव कर पाएँ, कि जहाँ पर ये व्यवस्था हो कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप पहले प्रतिज्ञा करते हैं, हेतु देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो किया जाए। तो चलिए, टीवी डिबेट तो अभी मुझे लग रहा है टीवी बच्चे भी नहीं देखते हैं या दर्शक भी बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, वो है सोशल मीडिया। और अभी जब से सोशल मीडिया घर घर पे पहुंच चुका है, सबके पास मोबाइल है, और नैरेटिव बनाने वाली जो फोर्सेस हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बीजेपी को भी जीतना है, कांग्रेस को भी जीतना है, या बीजेपी कांग्रेस तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, बाकी लेफ्ट का कुछ नैरेटिव है, राइट का नैरेटिव है, या इसके साथ साथ कंपनीज होती हैं, उनको अपनी मार्केटिंग करनी होती है, उनको भी आपके दिमाग में घुसना होता है, तो बहुत ढेर सारा नैरेटिव चल रहा होता है। ऐसे में जो सामान्य व्यक्ति है वो जो चीज़ नहीं भी खरीदना चाहता है वो खरीद लेता है, या जो नहीं भी देखना चाहता है देख लेता है, या जिस समाज से या जिस कम्युनिटी से नहीं भी जुड़ना होता कभी उसका, वो जुड़ जाता है, तो बहकावे में आ जाता है, या फिर हमारे साथ स्कैम हो जाते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग OTP दे देते हैं, तो नैरेटिव को बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल्स बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो इसमें न्याय दर्शन कहीं काम आ सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है, क्या मेरे पास वो बेसिक चेतना हो या बेसिक फ्रेमवर्क हो न्याय से, कि मैं बता पाऊँ वो इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट मैं समझ पाऊँ कि वो सही है या गलत है। इस पर कुछ महर्षि गौतम जी ने या न्याय की परंपरा ने डेवलप किया है। उस ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था, जी, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, समाज ही सोशल मीडिया था। तो अब वही सवाल है कि उस ज्ञान को या उस कौशल को आज हम कैसे उपयोग करें। और कहावत भी है कि ज्ञान कभी बेकार तो जाता नहीं, यही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो जीवन के अंतिम क्षण तक वो आपके साथ रहता है। कहाँ मैंने कब PhD की, और थोड़े थोड़े दिनों के बाद भारत में उसकी आवश्यकता महसूस होती है, और कभी कभी हमें आप जैसे लोग प्लेटफॉर्म देते हैं कि अपनी बात को कहा जाए। तो आज जो सोशल मीडिया का दौर, जो प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं कि मुझे फेक न्यूज और राइट न्यूज़ में फ़र्क करना आ जाए, या कौन सा झूठ है और या कौन सा सत्य है। तो इंटरनेट पे कैसे माने? देखिए, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो उसी समय हम जैसे लोग कहना शुरू किए थे कि सबसे बड़ी चुनौती जो खड़ी करेगा इंटरनेट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का, व्हाट इज ऑथेंटिक एंड व्हाट इज फेक का, नहीं। और वो आज हो गई, नहीं। तो सत्य और असत्य को कैसे पहचाने? तो महर्षि गौतम कहते हैं कि प्रमाण के आधार पे देखो कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यानी तर्क और प्रमाण का आधार हमें अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों को मानने के बजाय 4 प्रमुख प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के माध्यम से सत्य तक पहुंच सिखाता है। उदाहरण देते हैं, बड़े लेटेस्ट एग्जाम्पल बनी। अब पूरी वेस्टर्न मीडिया जान गई कि भारत में एक पार्टी बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कोई पार्टी तो है नहीं। अब डिबेट, कल से दूसरा डिबेट शुरू हुआ है, BBC ने भी कोट किया, आपको ताज्जुब होगा। भारत की मीडिया केवल नहीं की है, भारत की टीवी चैनलों ने नहीं की है, चूंकि X पे आया और फिर इंस्टा पे चला गया, तो BBC ने भी कोट किया है कि भारत में एक पार्टी बनाएगी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब अमेरिका में बैठा हुआ कोई भारतीय कहेगा हाँ भारत में जनता पार्टी बढ़ गई। तो अब डिबेट चल रहा है कि अभी भारत सरकार ने फैसला लिया कि उसको बैन कर दिया है X पे, तो क्योंकि X के साथ यही समर्थन है कि जो कानून गैर कानूनन होगा उसका तुरंत आप करेंगे। अब ये सही है कि गलत? पहले उसका पार्टी नाम देना सही है क्या? पार्टी है भी या नहीं है? तो आपको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द लगा के आप जानेंगे वो तो पार्टी ही नहीं है, एक फेक नेम है। क्योंकि जब आप राजनीतिक सिस्टम में पार्टी कहते हैं तो उसका पहला काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन के साथ आपका रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं और पार्टी का नाम दे दिया। अब युवा कह रहे हैं कि हमें अधिकार है आलोचना करने का। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी एक बडिंग लॉयर के साथ मेरी इस बात पे बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल करिए, तो आप उसका नाम रखिए, आप पार्टी नहीं कहेंगे ना। पार्टी जैसे ही कहेंगे
तो आज के डिस्कोर्स में वो पॉलिटिकल सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक प्रोविज़न बना हुआ है जो कानूनन होना चाहिए। तो मैंने उस बडिंग लॉयर से पूछा कि आपने ये तो कहा कि सरकार की आलोचना होना चाहिए, आपने कहा जन सामान्य की आलोचना होनी चाहिए, फिर ये थोड़ा सा अपॉलिटिकल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, चूँकि मैं तर्क का छात्र हूँ, तो फिर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? महर्षि गौतम तो कहते हैं जो भी तुम्हारे तर्क से सत्य नहीं है उन सब की आलोचना करनी चाहिए, उन सब पे रिफ्लेक्शन, उन सब पे क्रिटिकल करना चाहिए। ये क्यों नहीं व्यवस्था है? तो जरा हम चारों प्रमाणों को लेते हैं, 2 मिनट का समय लूँगा मैं, लेकिन मैं इसे चाहूँगा कि आपके श्रोताओं तक ये पहुँचे कि 4 प्रमाणों के आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप फेक न्यूज़ एंड राइट न्यूज़ में अंतर कर पाएंगे। कैसे? तो प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष का अर्थ मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि केवल नंगी आँखों से देखना नहीं है। सो प्रत्यक्ष का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी वायरल सामग्री पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा तर्क की कसौटी पर कसना और फिर उसकी मूल पृष्ठभूमि की पहचान करना कि क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, या जैसे आपने कहा नैरेटिव। आज देखिए मीडिया कितना, जैसे जब भी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, आप एक अच्छे संस्थान से पढ़े लिखे हैं, कि भाई एडवर्टीजमेंट हर चीज़ के लिए है। ब्लेड का एडवर्टीजमेंट है, रेजर का, और उसमें एक ब्यूटीफुल वुमेन हम दिखा रहे हैं, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तमाम सिनेमा के, जिसको हम स्टार कहते हैं, जो एक्चुअली एक्टर है, वो जिन चीज़ों की आज करता है एडवर्टीजमेंट, वो स्वयं नहीं उसका उपयोग करता है, वो स्वयं नहीं खाता है, मुंह में भी नहीं लेता है, और देखिए वो करता है। तो क्यों ऐसा करता है? क्या इसके पीछे कारण है? तो जब तक आप पूरी पहचान नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, अरे वो पैसे के लिए कर रहा है, वो चूंकि चीज़ों में क्वालिटी है इसलिए नहीं कर रहा है, ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा, कैसे हम माने कि आज भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो सही है या खराब है? या जब ये नैरेटिव आ रहा है कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है कि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, इसलिए वो अंधाधुंध टैरिफ सब पे लग रहा है, क्योंकि पैसा कमाएगा तभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। किस सत्यता को आप मानेंगे? तो ये बड़ा साफ कहता है कि तुरंत विश्वास करने के बजाय अगर इस तरह की नैरेटिव्स आपको मिलते हैं, उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा, किसने कहा, कब कहा, किस लिए कहा, ये सब समझने की ज़रूरत है। अन्य साक्ष्यों द्वारा तर्क की कसौटी पर कसना और फिर उसकी मूल पृष्ठभूमि की पहचान करना, ये प्रत्यक्ष आपको सिखाएगा। अब आते हैं अनुमान की बात कि कैसे आपको सही और गलत में, फेक न्यूज़ या करेक्ट न्यूज़ में कराएगा। देखिए, तर्क और कारण संबंध भी इन्फरेंस को माना जाता है। किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया है न्याय दर्शन ने, उसको कहते हैं व्याप्ति, जिसका अंग्रेजी होता है इनवेरिएबल कन्कॉमिटेंस। हम नहीं जाएंगे उसकी विस्तार में। व्याप्ति यानी कारण और प्रभाव के अटूट संबंध को समझना जरूरी है। आपने देखा, अभी इलेक्शन हुआ तो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी पे आरोप लगाया कि फलाने मुख्यमंत्री की पत्नी की जो इतने पासपोर्ट सब विदेशी हैं और इतने हैं। अब वो तो अच्छा है कि थैंक्स टू उस की जनता उस पर भरोसा नहीं किया, अगर वो बहुत पावरफुल होता तो कर लेते। लेकिन अनुमान कहता है, इन्फरेंस कहता है नहीं, तुम अनुमान लगाओ कि इस वक्त क्यों कर रहा है, इस वक्त क्यों किया गया। सो कोई खबर या सूचना कितना सच है यह परखने के लिए हमें उसके पीछे के कारणों का इन्फरेंस करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। तीसरा लेते हैं उपमान। हम कहते हैं ना, दूसरों को जब भी कुछ समझाना हो तो उपमान दो, एग्जाम्पल्स दो, कंपैरिजन बताओ। हम अगर एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो ये अच्छा है कि अच्छा, कैसे आप डिसाइड करते हैं ये रंग लेना है या वो रंग लेना है। आज मुझे पढ़ना है तो आज पहले मैं न्यायिक का तर्क पढ़ूं या वैशेषिक का तर्क पढ़ूं या सांख्य का पढ़ूं या वेदांत का पढ़ूं। कुछ भी करते हैं तो आप कंपैरिजन तो करते हैं। तो ये अज्ञात तथ्यों के आधार पर, मतलब तुलना और समानता क्या है कि अज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात की सत्यता का पता लगाने की प्रक्रिया, वही उपमान है। सो किसी फेक न्यूज़ की सच्चाई परखने के लिए उसकी तुलना
अनविश्वसनीय और वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। दो देश के बीच युद्ध हुआ, दोनों के जहाज गिराए गए, राइट। कंट्री ए को लगता है कि अगर हम ये लिख देंगे तो हमारी जनता को लगेगा कि हम हार रहे हैं, कंट्री बी को लगता है कि हम ये लिख देंगे तो हमारी जनता को भी हार रहेगा। तो कंट्री ए ने भी नहीं लिखा, कंट्री बी ने भी नहीं लिखा, लेकिन कंट्री सी ने कहीं छाप दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कैसे करेंगे? वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया इंस्टीट्यूशन से आप करिए। अब चौथा प्रमाण आते हैं शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। देखिए, शब्द का मतलब यहाँ सिर्फ मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय स्रोत। न्याय का अध्ययन करने वाला, न्याय का पारंगत पंडित न्याय को ज़्यादा समझेगा, या कोई व्यक्ति एक दिन बताएगा न्याय ने कहा है 4 प्रमाण? आज भी हम मानते हैं कि अथॉरिटी को पता है, नहीं। तो यहाँ शब्द प्रमाण का अर्थ है किसी विश्वसनीय या विशेषज्ञ के कथन पर भरोसा करना। न्याय दर्शन के अनुसार केवल उन्हीं स्रोतों पर विश्वास करें जो अपने बयानों के लिए जवाबदेह हो। आजकल हम क्या कहते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है तो अपने पास रखो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग मानने लगे कि ज़्यादातर सूचनाएं जो उस पर आती हैं वो अधूरी, अपूर्ण और असत्य है, बड़ा ही नैरेटिव नहीं बनता। तो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है न्याय में, सत्य और असत्य के बीच में भेद को जानना ही तो है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसको थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो सोचे समझे, वो सतर्क हो जाते हैं। भारत से बड़ा तो गॉसिप वाला कोई देश नहीं है ना। ये इसलिए नहीं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश, इसलिए हमारी परंपरा में है। वरना महर्षि गौतम ऐसे लोगों को क्यों अलग से सत्य ज्ञान के लिए इतनी मशक्कत करने पड़ती? वो भी दूसरे दर्शनों की तरह ये ब्रह्मांड कैसे बना है। वैशेषिक कणाद ने तो इस पे अपना वक्त लगाया, मैं तो कहता हूँ, और वो भी मिथिला की भूमि में। और देखिएगा, मैं ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। या कपिल ये जानने के ब्रह्मांड बना कैसे, वो कहते हैं ब्रह्मांड किससे बना, ये कहते हैं ब्रह्मांड बना कैसे। और फिर कहते हैं कि अच्छा, इस ब्रह्मांड को जिस चेतना ने बनाया, उस परम सत्ता, उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं किया? ये बहुत ही समसामयिक है। दुर्भाग्य से इसको हमने अपने पाठ्यक्रमों में, हमने आम चर्चा में, हमने अपनी शैक्षिक संस्थानों में जगह नहीं दिया है। और चाहे गणित के छात्र हों, विज्ञान के हों, कोई किसी विषय को, तर्क तो आपको चाहिए ना। बिना तर्क के आप निर्णय पे कैसे पहुंचेंगे? और मनुष्य होने का मतलब ही तार्किक होना, चाहे ईश्वर की समझने के लिए करें या मनुष्य स्वयं को समझने के लिए करें, या सामने अगर मेरे सामने विशाल रूपी कोई मनुष्य है जिनका नाम विशाल है, उनको समझने की कोशिश करें। तो ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर आपको इंटेलेक्चुअली शार्प होना है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा आपने कहा। डिबेट में आप एक्सेल कर पाओ, आपको कोई आसानी से गुमराह ना कर पाए, तो उसके लिए न्याय दर्शन की शिक्षा हमारे भारतीय परंपरा में भी आनी चाहिए, स्कूलों में भी आनी चाहिए, और लोगों को खुद भी समय देना चाहिए। जैसे आपने बताया कि केवल 4 अगर हम चीज़ें करते हैं किसी न्यूज़ के साथ, तो हम एटलीस्ट इस पोजीशन में आ जाएंगे कि फेक है कि सही है, कुछ ना कुछ हद तक हम जान पाएंगे। उसमें जो आपने चारों प्रमाण लिए और उसका एक एक एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह से अगर बच्चों को बताया जाए, इनफैक्ट हम भी चलाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं फेक न्यूज़ में। ये हनी सिंह की डेथ हो गई, अमिताभ बच्चन की डेथ हो गई, तो ये हो गया, उसमें भी लोग शेयर कर देते हैं, फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हम एक मिनट रुक रहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ना, आजकल फॉरवर्ड का जो माना, फॉरवर्ड, पहले सूचना कब दी जाती थी? जब वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ऑथेंटिक हो। हम वैसे ही नहीं भेज देते थे वो सूचना, उसका तथ्य के आधार पे परख कर लेते थे, जांच कर लेते थे, तब फॉरवर्ड करते। आज का कल्चर देखिए, क्योंकि हमें लगता है कहीं से आया तो सही होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर अरविंद जी, यही होता है कि ये तो हम समझ गए कि अगर किसी को सच में अपनी स्किल बढ़ानी है, ओरेटरी स्किल बढ़ानी है, या फिर रिसर्च शोध भी करने वाले जो बच्चे हैं, उनमें भी अगर अपनी रिगर बढ़ाना है, तो न्याय दर्शन बहुत ही उत्तम एक विधा है जिसको हमें जानना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि पॉडकास्ट एंड हो रहा है, फिर से अगेन मैं जनमानस की तरफ जाऊंगा
क्योंकि सब लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सबको डिबेट नहीं करनी है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ निर्णय होते हैं, जैसे पार्टनर को चुनना, रिलेशनशिप्स होती हैं, घर में अगर कोई विपत्ति आ गई तो उस समय करियर चुनना हो गया। तो ये जो बड़े डिसीजंस होते हैं, अब मैं चूँकि क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से ऐसे लोगों को जो जिनको लगे कि हाँ, मतलब अगर मैं बहुत ऐसा कुछ करियर वाइज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामान्य जीवन में भी कुछ निर्णय हैं जो काफ़ी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको मैं न्याय के दृष्टिकोण से एक बार परखूँ, जानूँ और फिर डिसीज़न लूँ, तो एटलीस्ट उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और समझ लेंगे तो और रुचि बढ़ जाएगी। हो सकता है कि लोग न्याय दर्शन को अपने जीवन में उतारना भी प्रारंभ कर दें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ख़ासकर यह प्रश्न हमारे युवाओं के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको अपने करियर, अपने रिश्ते या जीवन के अन्य फैसले में वो अक्सर अपने को उलझा हुआ पाते हैं। कोई आपने ठीक कहा कि कोई बहुत ही हैंडसम है और 3 प्रपोजल आ जाए तो उसको समझ में नहीं आना पड़ता है कि प्रपोजल ए लें कि प्रपोजल बी लें कि प्रपोजल सी लें। नहीं, न्याय की थिंकिंग पद्धति या तार्किक पद्धति क्या है? तो उसको कहा गया है पंचपाद सिद्धांत। क्यों कहा गया पंचपाद? क्योंकि उसके 5 ऑर्गेन्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। मैंने भी अभी कहा कि स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और लास्ट है निगमन। निगमन क्या है? तो डिड्यूस करना है, कंक्लूड करना है। तो जब हम कहते हैं कि जो लोग इन शब्दों से पहली बार परिचित हो रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी शब्द में कह दूं कि जब हम कहते हैं कि प्रतिज्ञा यानी प्रपोजिशन क्या है, तो मुझे ये निर्णय लेना है कि करियर ए चुनूं कि करियर बी, या रिलेशन में मुझे जाना है, मैरिज में जाना है, या दोस्ती बनाना है, ए के साथ दोस्ती निभाऊं या बी नहीं, या मैं एक लॉयर हूँ, मुझे दिल्ली में रहना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, या मुंबई जाके बनाना चाहिए, या मद्रास चले जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं ना अपने इन तीनों शहरों के अलावा विदेश चला जाऊं। तो क्या करेंगे अब आप? तो एक थीसिस तो आपके पास होगी ना, प्रोपोजिशन होगी, जिसको प्रतिज्ञा कहा गया है। तो अंग्रेजी मोटा मोटा समझ लीजिए प्रोपोजिशन। ओके, अब दूसरा पद है कि भाई कारण क्या है? हेतु हो गया, रीजन। तीसरा क्या है? तो अब आप कुछ जो अब तक चीज़ें हुई हैं उसको अप्लाई करेंगे ना, कि अप्लाई क्या करेंगे कि फलाना व्यक्ति डॉक्टर बना तो उसका जीवन ऐसा रहा, फलाना व्यक्ति इंजीनियर बना तो उसका जीवन ऐसा है। अरे इसमें तो बहुत भरमार है। कुछ ऐसे व्यक्ति ने इन दोनों को छोड़ा, ब्रिलियंट थे, लॉयर बने और कमाल के रहे। हमारे पास साक्ष्य है कि जो IFS कर लिए, IAS कर लिए, वो छोड़ के लॉ में रहे और पूरी दुनिया जानती है उनको। तो ऐसे उदाहरण आप लेंगे। अब उन उदाहरण को अप्लाई करेंगे, जिसको उपनय कहा जाता है, यानी एप्लीकेशन करेंगे, और इन सब के आधार पे अंतिम में आप निर्णय लेंगे, ओ मेरे लिए ये उपयुक्त है और ये सब उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मेरी प्रकृति को सूट करता है, मेरी परिस्थिति को सूट करता है, मेरी सोच को सूट करता है, मेरे विचार को करता है, और मेरी जो भावी योजना है कि आज के बाद मैं अपने को 25 साल के बाद कैसा दिखना चाहता हूँ, नहीं, ये सबको करता है। तो समस्या या लक्ष्य का स्पष्ट कथन प्रतिज्ञा हो गई। मुझे किसी प्रोफेशन को अपनाना चाहिए या किसका करियर बढ़ाना चाहिए। दूसरा हेतु, इस फैसले के पीछे, जैसे मान लीजिए और उदाहरण देते हैं कि मैं एक जगह नौकरी करता हूँ और मैं परेशान हूँ, तो मुझे नौकरी में बने रहना चाहिए या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आजकल के युवा को सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। ठीक, हेतु, इस फैसले के पीछे कारण क्या है? तो मैं मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, या बेहतर पैकेज हो सकता है। नहीं, जैसे अभी एक लेख आया था कि आप जब गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई जाते हैं तो सैलरी तो बढ़ती है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ती है उस कंपेरिजन। क्यों? चीज़ें इतनी महंगी हैं कि जो चीज़ें आप कहीं छोटे शहर में कम में ले सकते हैं, यहाँ ज़्यादा में भी नहीं होता है। तो इस फैसले के पीछे कारण क्या है? तो मान लीजिए नौकरी में छोड़ना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए। अब तीसरा, जैसे कि जब पहले मैं दबाव में था, या फलाना व्यक्ति दबाव में था, या मेरा मित्र दबाव वाले माहौल में था, या जब मैं ही उस माहौल में था, मैं अपनी क्षमता का उपयोग सही से नहीं कर पाता था।
ठीक, आपके पास मतलब उदाहरण होने चाहिए उदाहरण example हो गए। अब उपनय, यह नया कार्यस्थल भी वैसा ही दबाव वाला है। सिमिलरिटी अप्लाई कर रहे हैं उस ज्ञान को, नया कार्यस्थल भी वैसा ही दबाव वाला है। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो निगमन साफ कहता है, सही निष्कर्ष, कि यह नौकरी मेरे लिए उपयुक्त तो नहीं है और मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो हमारे युवा जब तार्किक होंगे, राइट, इन पदों का, कम से कम इन 5 पदों का ही उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है वो निर्णय की सही स्थिति बनेगी। दूसरा, हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है कि भाई आप ज्ञान की सत्यता को जानना चाहते हैं तो चारों प्रमाणों का उपयोग कर लीजिए। आप भ्रम और संदेह का निवारण चाहते हैं तो भी वही कर लेंगे। आप दोषों पर नियंत्रण चाहना चाहते हैं, मेरे में कोई डिफेक्ट्स है और मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। अभी किसी व्यक्ति से मैंने बात किया, वो मांसाहारी भी था, वो शराब भी पीता था, कहा नहीं मैं पिछले 2 वर्षों से छोड़ दिया है। हम कहा क्या किया आपने? सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और कुछ लोगों चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो किस तर्क का आप प्रयोग करेंगे कि जिसको छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ दें और जिसको अपनाना चाहते हैं आप अपना लें? तो दोषों पर नियंत्रण भी इन्हीं तार्किक हुए हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिव डिबेट अपने से भी आपको करना पड़ता है। निर्णय लेने में केवल पक्ष और विपक्ष नहीं लिखते, जैसे मैं तो करता हूँ। शुरुआती दौर में मुझे एक छोटा सा फ्लैट लेना था कि मैं दिल्ली में लूँ कि गुड़गांव में लूँ, तो मैंने सारे लिखे, लेफ्ट साइड में फ़ायदे और राइट साइड में नुकसान, और उनका कि नहीं, आज की परिस्थिति में ये सही है और ये कर लेना है। तो आप जब खुद से भी डिबेट करते हैं, वाद केवल दूसरे से नहीं होता है, आपके अंदर जब उलझन में मन होता है तो एक संवाद आपसे करता है कि आप बताओ क्या करोगे, और उसका भी फ्रेमवर्क हो तो बहुत अच्छा है। फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा है, ताकि एक, हम ये नहीं कहते हैं कि हर वक्त सही निर्णय पे वो पहुंचाएगा, एक आदत सी बन जाएगी आपकी। और कहते ही हैं कि मनुष्य कुछ और नहीं, अपनी आदतों का पुतला है। तो सही सोच की आदत कर लीजिए, सही तर्क की आदत कर लीजिए, सही संवाद की कर लीजिए, तो जीवन तो अच्छा है। नहीं, ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोषों के निवारण के लिए भी जो आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैं जब जॉब करता था BPCL में, और वहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में तो होता ही है कि हर संडे पार्टी चल रही है, बॉस के साथ पीना ही है, नहीं पिएंगे, मतलब वो एक काइंड ऑफ कल्चर बन जाता है। तो उससे निकलने के लिए आपकी अपने आप से लड़ाई चल रही होती है। क्या होता है कि कुछ दिन तो आप एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं यार, जीवन में कुछ करना भी है। तो अब क्या है, जैसे ही ये आया कि जीवन में कुछ करना भी है, तो अब क्या है कि अब वो आप में एक आत्म संघर्ष शुरू हो गया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस समय जो मैंने सोचा समझा, वो कहीं ना कहीं न्याय में ही गिर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिज्ञा लेनी है कि मुझे छोड़ना है। हेतु क्या है, कारण क्या है, कि मुझे कुछ बड़ा करना है। उसका उदाहरण आएंगे कि भाई जो लोग बड़ा किए हैं, फिर मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा कि भाई वो जीवन में अगर आज स्टार हैं, हम उनके ग्लैमर पे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अल्कोहल छोड़ा होगा ना, को देखो संघर्ष, फिर उसको अप्लाई करना है। मैंने 15 दिन 20 दिन छोड़ी, 30 दिन छोड़ी, तो मुझे समझ में आया कि देखिए शराब छोड़ने से मेरा जीवन में क्या परिवर्तन है। और फिर उससे वो एक अंत में मुझे निगमन मिला और वो शक्ति मिली कि आज आप ये सब कर रहे हैं। तो वो जो दोष वाला है ये भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस पॉडकास्ट से इतना समझ में आ गया कि हमारे न्याय दर्शन में ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो आपकी उलझनों को, आपके दोषों को, दूसरों के उलझनों को, दूसरों के जो नैरेटिव्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट आप उनको आत्मसात करके इन चीज़ों में बहुत उत्तम कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप भी तार्किक हो जाएंगे। और तार्किक व्यक्ति को कौन नहीं पसंद करता है। आज बोलते भी हैं कि हमारा बच्चा धर्म नहीं साइंस पढ़ेगा क्योंकि उसको तार्किक बनना है। तो आज इस पॉडकास्ट से ये भी लोगों ने देख लिया कि हमारे धर्म में या हमारे दर्शन में जो हमारे धर्म का आधार है उसमें कितना तर्क है, कि महर्षि गौतम जी ने पूरा 528 सूत्र ही लिख दिए। तो बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट रहा अरविंद जी आपके साथ। आपने समय दिया, चर्चा की, हमने पूरा इंश्योर किया कि इस पॉडकास्ट में लोगों को वो क्यूरियोसिटी और आशा दिखे कि ऐसा नहीं है कि आज समाज जिस तरह बढ़ चला है तो हम केवल समस्याओं में ही घिरे रहें। सॉल्यूशंस भी हैं, सॉल्यूशंस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो अभी आप मैंने तो कुछ किताबें नोट कर ली फटाफट कि मैं अंत में फिर से एक बार दर्शकों को बता दूंगा। जैसे एक आपने न्याय दी गौतमा बुक बताई थी, फिर न्याय कुसुमांजलि अगर ईश्वर पर चिंतन करना है न्याय के दृष्टिकोण से, फिर बादशाहीन का भाष्य पढ़ा जाए, न्याय मंजरी की आपने बात की, मिश्र की पुस्तक पढ़ी जाए, और अगर आप 2-3 भट्ट की
को पढ़ा जाए, वाचस्पति मिश्र के बारे में मैं तो तर्क संग्रह पढ़ना प्रारंभ किया, वो हाँ, एकदम ही बेसिक बिल्कुल फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से शुरू करना है। अगर हाँ। तर्क के दृष्टिकोण से न्याय दर्शन को पढ़ना है तो तर्क संग्रह से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं और एक लंबी लिस्ट है, 250 पुस्तक और का। आपने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं इस जी पर? जी, मेरी पुस्तक का नाम है न्याय, फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन। अच्छा, जी जी। तो ये अमेज़न पे मिल हाँ हाँ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल सब तो जगह। आपकी भी पुस्तक को लोग देखें, क्योंकि क्या है कि कहीं से एंट्री मिले, ऐसा भी ना हो कि संस्कृत का दबाव आ जाए और उनको लगे हम अभी संस्कृत नहीं, मैंने सीखें। तो अंग्रेजी भाषा में लिखी हाँ। क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया था अनौपचारिक बातचीत में, हमें कहा गया कि नहीं, हिंदी संस्कृत नहीं, अंग्रेजी में लिखना है। तो और मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि वो पुस्तक मेरी पहली पुस्तक थी कि वो आज संस्कृत विश्वविद्यालय में भी, एजुकेशन में भी और फिलॉसफी में भी, तीनों जगह नहीं, इनफैक्ट अपने स्थान हमारे को ही बनाए। पार्टनर ने आपको श्रृंगेरी में सुना था, इसलिए बोला था कि हमें अरविंद जी के साथ करना है। जी, जी। और हम अपना इंग्लिश पॉडकास्ट भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, जी, जी। और उस पर भी बहुत बिल्कुल अच्छे बात से हम करेंगे, काम कर बिल्कुल रहे बात हैं। करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इस नॉलेज को हम ग्लोबल भी ले जाएं। अब भारत के भी बहुत से ऐसे हमारे भारतीय हैं जो हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए भी हो जाएगा, और ये ज्ञान देश विदेश बाहर फॉरेन में भी जाना चाहिए। तो हम इंग्लिश में भी आपके साथ जुड़ने का लेकिन पूरा अंत में प्रयास करेंगे। हम इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँ जी, कि देखिए, जब लोग हम छात्र थे और आज भी जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं या जो लॉजिक को समझ रहे हैं या जो मेथड पे काम कर रहे हैं, वो पूरा वेस्ट ने हमें एक चीज़ें सिखाई। इंडक्शन इज अपोजिट टू डिडक्शन एंड डिडक्शन इज अपोजिट टू इंडक्शन। आपको ताज्जुब होगा, न्याय दर्शन संदर्भ में कहता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक साथ लाओ। दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। जैसे कॉइन होने के लिए दो हेड एंड टेल दोनों चाहिए, वरना कॉइन नहीं, एक तरफ घिस दीजिए तो सिक्का नहीं चलता था कभी ज़माने में। तो आज भी वो कहते हैं। इन्हीं बातों को हमने अपनी पुस्तक में और आज साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने हम जैसे लोग कहते हैं, और खासकर मैं कहता हूँ कि नो इंडक्शन इज पॉसिबल विदाउट डिडक्शन एंड नो डिडक्शन इज पॉसिबल विदाउट इंडक्शन। ये न्याय तर्क का ज्ञान हम जैसे लोगों को जो आज भी पढ़ाते, किताबों में वही लिखा है, अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में लौट के और न्याय के तार्किक परंपरा में देखेंगे तो बहुत सारे नैरेटिव्स जो दिए गए, जो असत्य आपको प्रतीत होगा, और वो तार्किक आधार पे, ये नहीं कि केवल इमोशनल लगाव है। तो एक ये जो आपके श्रोता होंगे जो खासकर मेथड में, क्योंकि मेथडोलॉजी इज़ द मेन स्टे ऑफ न्याय फिलॉसफी, तो उसमें अगर रखते हैं भरोसा, और जो लोग इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक को गहराई से जानना चाहते हैं, वो भी अगर ये पढ़ें तो गणित और विज्ञान दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा होगा। आपने मुझे मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी चूंकि इस पॉडकास्ट से लोग न्याय में थोड़ा सा इनिशिएशन हो गया उनका, तो अब जो इसमें और एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए नव्य न्याय है, या फिर हमें क्यों हमारा जो लॉजिकल सिस्टम है न्याय का वो कंप्यूटेशनल कैसे क्या आगे बन सकता है, या कुछ आसार हैं कि इसका हम फ्यूचर में कैसे उपयोग कर सकते हैं, AI में कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हम आपसे एक पॉडकास्ट, एक फॉलो पॉडकास्ट जरूर करेंगे। निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी, आपने एक मौका दिया कि अपनी बात को आपके चैनल हाइपर क्वेस्ट के माध्यम से उन तमाम श्रोताओं तक पहुँचाऊँ जो मतलब शैक्षिक संस्थानों में तो मैं करता रहा, लेकिन आम लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी समय के लिए। नमस्कार।